हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? अगर मैं ऑडिबल हूँ तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बता दें। कल हमने रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही थी, 1773 के अधिनियम पे चर्चा कर रहे थे, है ना? अगर आप सब लोग आ चुके हैं तो प्लीज़ एक बार थम्स अप करके मुझे इंडिकेट कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1773 के एक्ट की हम कल चर्चा कर रहे थे, है ना? ये पहला एक्ट है, इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले आपको इसके बैकग्राउंड बताए गए थे, ब्रिटेन और भारत की परिस्थितियां क्या हैं जब ये एक्ट पारित हो रहा है। कंपनी के कर्मचारी फायदे में हैं, ठीक है, और ओवरऑल कंपनी घाटे में जा रही है। ब्रिटिश सरकार से, बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन का डिमांड किया, और उसी बैकग्राउंड में दो एक्ट पारित हुए। एक तरफ लोन तो दे दिया गया, ठीक है, एक तरफ 1773 का एक्ट। फिर हमने प्रावधान की बात की थी, प्रोविज़न, 4-5 पॉइंट्स बताए गए थे आपको। पहला पॉइंट्स हमने जिस पे डिस्कस किया था, कंपनी रिपोर्ट करेगी, किसको रिपोर्ट करेगी? ब्रिटिश वित्त मंत्री और विदेश मंत्री को रिपोर्ट करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने लिया था कि कंपनी के बाद व्यापारिक और नियुक्ति संबंधी का अधिकार होंगे, याद है सभी को? भारत में ट्रेड वही करेगी, अपॉइंटमेंट वही करेगी। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने लिया था, भारत में शासन के संचालन के लिए 5 लोगों की टीम बनाई गई, एक बंगाल का गवर्नर जनरल और 4 पार्षद होंगे, याद है सभी को? और फिर इसके बाद जो प्रांत हैं, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उस समय, कुछ मामलों में उसको भी इसके अधीन किया गया। वो विषय बहुत क्लियर नहीं किए गए थे, ये तो क्लियर कर दिया गया था कि ये सर्वोच्च होंगे भारत में, बट सब्जेक्ट जो है क्लियर नहीं किया गया था कि किन किन मामलों में होगा, ठीक है। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की बात हमने की थी, हम चर्चा उसकी अलग से करेंगे जब न्यायपालिका की हम बात करेंगे। और गिफ्ट या जिसे उपहार नहीं लेंगे आप, घूस नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, इस तरह की बातें इसमें कही गई थी इस एक्ट में। तो जब भी महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ते हैं, जनरल एक्ट पढ़ते हैं, हमेशा देखते हैं सकारात्मक चीज़ें क्या हैं। तो संवैधानिक विकास में एक देखने का नज़रिया ही होता है संवैधानिक विकास से जुड़े हुए पहलू, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या सेंटर स्टेट रिलेशंस। कोई भी चीज़ किसी भी लेवल पर है, इस समय बहुत मेच्योर सिस्टम ब्रिटेन का भी नहीं है, बहुत डेवलप सिस्टम वहाँ का भी नहीं है जो भारत का सिस्टम बहुत डेवलप होगा। लेकिन जब टॉपिक ही हमारा ये है तो हम सकारात्मक में कुछ उसी तरीके की हम बात करते हैं। जैसे कार्यपालिका जो है भारत में, केंद्रीय कार्यपालिका या केंद्र प्रांत संबंध की दिशा में कदम उठाए गए, न्यायिक ढांचे की दिशा में कदम उठाए गए, करप्शन को रोकने की कोशिश की गई। जो भी सकारात्मक प्रोविज़न होते हैं हम प्रोविज़न से ही इसको निकालते हैं, ठीक है। हमने कहा था एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेंगे और एक निगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे। आलोचना, कुछ प्रावधान के आधार पर आलोचना होती है, कुछ जनरल आलोचना है जो किसी भी एक्ट में कर देनी होती है। तो ये अंग्रेजों का ये कानून है तो उसकी आलोचना कर दो। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है। लिखें आप, आलोचनात्मक पक्ष को लिख लें। कल हमने यहीं अपनी क्लास ख़त्म की थी, तो आलोचनात्मक पक्ष लिख लें आप। अब एक सवाल है कि 1773 में कंपनी की आर्थिक हानि हुई थी तो उसका कारण क्या था? भूमि ने यह सवाल पूछा है, ठीक। बेसिकली क्या था कि कंपनी के नाम पे ट्रेड ना करके कंपनी के कर्मचारी अपने नाम पे ट्रेड करते थे, ठीक है। तो पता चला कि कंपनी के जो व्यापार में क्या निवेश कर रही है कंपनी, क्या उसमें घाटा दिखाया जा रहा है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है कर्मचारी अपने पास रख लेते थे। दूसरा रीजन ये था कि कंपनी क्यों घाटे में थी उस समय, लगातार युद्ध कर रही है कंपनी और वो कह रही है कि नहीं, भारत में सुरक्षा के लिए, व्यापार के लिए लड़ना जरूरी है, और कर्मचारी अपने पैसे नहीं लगा रहे हैं युद्ध में। तो जो कमाई हो रही है युद्ध में अपने पॉकेट में रख ले रहे हैं, और उस पैसे का डिमांड वो ब्रिटेन में डायरेक्टर से या प्रोप्राइटर से करने की, भाई हमें और पैसा चाहिए वरना खतरा है। तो बेसिकली आप समझ लो कि करप्शन एक बहुत बड़ा इसका रीजन है, ठीक है। कंपनी के कर्मचारी पैसा अर्न कर रहे थे। दूसरा वॉर एक इसका बहुत बड़ा रीजन था, वॉर पे भी पैसे बहुत खर्च किए जा रहे थे, बट जो पैसा आ रहा था वो भी खर्च हुआ है।
बट हुआ है उसके लिए ऋण लेने पड़े हैं कंपनी को, ठीक है। तो ओवरऑल कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, तो कंपनी ने डिमांड किया कि हमें और पैसे चाहिए। मज़ेदार बात क्या है कि जब कंपनी ने डिमांड किया था कि हमें और पैसे चाहिए, उसी समय कंपनी ने यह भी घोषणा की थी कि हम शेयर होल्डरों को इतना डिविडेंड देंगे। भाई हम किसी से कर्ज लेकर के हम अपने शेयरों को कहो कि इतना लाभांश देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों से वहाँ एक समिति बनी, समिति ने पाया कि नहीं ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा कमा रहे हैं, तभी कहा गया रिश्वत नहीं लेंगे आप, उपहार नहीं लेंगे, कुछ भी करेंगे आप रिवोर्ट करेंगे, ठीक है। जो समस्या आई थी उसी के सोल्यूशन के लिए इनिशियल कोशिश की गई। सोल्यूशन तो नहीं हुआ इसका 73 के अधिनियम से। आलोचना लिखें आप, पहला पॉइंट लिखो, लिखो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र एवं कानूनों को लेकर विवाद बना रहा। कलकत्ता शहर के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ये 1935 के अधिनियम में आएगा। फिर आगे चल करके बॉम्बे शहर और मद्रास शहर के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाए जाएंगे। शुरू में विवाद ये था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया है इसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, है ना, ठीक है। ये क्लियर था कि कलकत्ता के लिए, बट कितना क्षेत्र आएगा, कौन सा कानून लागू करेगी, ये ब्रिटिश कानून से चलेगी या स्थानीय कानून से चलेगी, हिंदू लॉ से चलेगी, मुस्लिम लॉ से चलेगी, बहुत सारे विवाद थे इसमें। इस अधिनियम में कोई क्लियरिटी नहीं की गई थी। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र एवं कानूनों को लेकर के विवाद बना रहा, जो इसकी पहली आलोचना आई, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखें, गवर्नर जनरल परिषद गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों में मतभेद तथा गवर्नर जनरल परिषद एवं प्रांतों के मध्य अधिकारों को लेकर तनाव, अधिकारों को लेकर तनाव की स्थिति भी देखी गई। अधिकार को लेकर तनाव की स्थिति भी देखी गई, है ना। उसमें यह था कि जो नियम एग्जैक्ट बना था कि जो 5 लोग 1+4 हैं बहुमत के आधार पर काम करेंगे, और जिसे पांचों की बैठक होनी है, मान लीजिए हम 5 लोग बैठ गए हैं, तो जो बहुमत जिसके पक्ष में होगा वो निर्णय लिया जाएगा। जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को एक एक्स्ट्रा पावर भी था, ठीक है, कि वो निर्णायक मत दे सकते हैं। तो यदि 3 विरोधी हैं तो एक तरफ 2 हो गए, तो अक्सर 3-2 का डिसीजन होता था, गवर्नर परेशान हो जाता था। स्पेशल बोर्ड भी यूज करेगा तो 3-3 बराबर हो गए, गवर्नर के पास फिर पावर बचा नहीं। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में ना कास्टिंग वोट, तो कास्टिंग वोट का जो कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटी में, प्रथम दृष्टया सभापति या अध्यक्ष मतदान नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब वो बस मत विभाजन की स्थिति में, जब बराबर की स्थिति हो, लगता है कि भाई निर्णायक मत, तो 73 के अधिनियम में कास्टिंग वोट का कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन वो प्रभावी नहीं हुआ, या आपस में लड़ने लगे, क्योंकि जब सिस्टम को बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है, आगे चल करके जो जो कमियां होंगी उसको दूर कर दिए जाएंगे। तो प्रांतों के साथ भी मतभेद और टीम में भी मतभेद बना रहा, यानी कि जो कोशिश की गई सुलझाने की, सिस्टम बनाने की, उतना बेहतर नहीं बन पाया। अगला पॉइंट लिखो, भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण नहीं लगाया जा सका। भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण नहीं लगाया जा सका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कुल मिलाकर
कुल मिलाकर इस अधिनियम का उद्देश्य भारत पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को स्थापित करना तथा भारत को नियंत्रण पर भारत पर नियंत्रण को ब्रिटिश समाज के लिए फायदेमंद बनाना था। ठीक है, तो ये कोशिश है। कोई भी अधिनियम है, हम लोगों ने क्या देखा था, कंपनी है, व्यापार करने आई थी, कंपनी ने धीरे धीरे हिंदुस्तान को जीता, बट कंपनी ने जैसे पॉलिटिकल पावर गेन किया, कंपनी को ब्रिटिश सरकार रेगुलेट करने लगी। ये रेगुलेशन उतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि कंपनी भी बहुत प्रभावी थी, पैसे बहुत थे उसके पास, सांसदों तक, प्रधानमंत्री तक उसकी पहुंच थी, बट कोशिश हो गई, फिर जागरूकता आ गई, अगली कोशिश में कंपनी पर जो है नियंत्रण ज़्यादा आ जाएगा। तो जो लास्ट पॉइंट हमने लिया कि ये जनरल पॉइंट है कि भारत पे ब्रिटिश सरकार अपनी पकड़ बना कर रखना चाहती थी, और वो चाहती थी कि जो भी गतिविधियां हो उसको हम रेगुलेट करें, ऐसा ना हो कि कंपनी के हाथ में छोड़ दिया जाए पूरी तरीके से। अंग्रेजों ने जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, वैसे अलग अलग कंपनी, अलग अलग तरीके हैं जिसका उपयोग करके अंग्रेजों ने दुनिया में अपने प्रभाव को स्थापित किया था, कि उसी का एक हिस्सा था। तो आलोचना भी हमें पॉइंट्स, जैसे हमें कुछ डेवलपमेंट्स के आधार पर ही करने होते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड, ब्रिटेन की परिस्थिति, भारत की परिस्थिति, प्रावधान, उसी से सकारात्मक और उसी को रिवर्स कर दीजिए नकारात्मक। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं इसके अंदर। तो बहुत जल्दी इन कमियों को दूर किया जाएगा। अगला अधिनियम लिखें आप। नेक्स्ट, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है क्या? किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछें, फिर हम अगले अधिनियम की तरफ रुख करें। चलिए हम अगले अधिनियम की तरफ चलते हैं। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम 73 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए कुछ एक अधिनियम आया। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे नाम यूज किए जाते हैं, जहां सेटल होगा मामला सेटलमेंट कह दिया जाएगा। पहला पॉइंट लिखो आप इसमें, देखो किसी को कुछ आप पूछना हो तो मैंने आपको टाइम दिया तब आपने नहीं पूछा, अब आप क्लास के बाद पूछिएगा, जब क्लास ख़त्म होगी इसके बाद हम आपको अलग से टाइम दे देंगे, आप पूछ लीजिएगा। इसमें लिखिए आप ज़रा, पहला पॉइंट लिखिए, लिखो उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण कलकत्ता पर होगा। मतलब यहाँ रहने वाले चाहे ब्रिटिश नागरिक हों चाहे भारतीय हों, जो भी रह रहे हैं कलकत्ता के अंदर, उस पे इसका अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है, देखिए न्यायालय ब्रिटिश कानूनों, इसी में लिखो न्यायालय ब्रिटिश कानूनों के साथ साथ, न्यायालय ब्रिटिश कानूनों के साथ 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 निर्णय के दौरान
निर्णय के दौरान भारतीय कानूनों का भी ध्यान रखेगी। निर्णय के दौरान भारतीय कानूनों का भी ध्यान रखेगी। पहले क्लियर नहीं था, अब ये क्लियर किया गया। अगला पॉइंट लिखें, गवर्नर जनरल परिषद गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा पारित नियमों को उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं है। पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं होगा। पहले ऐसा था कि भाई जो भी कानून बनाएंगे चेक एंड बैलेंस के लिए लाया गया था, आपको सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगा कि यदि गवर्नर को ज़्यादा पावर नहीं देंगे हैं फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन इतना तेज नहीं था ब्रिटेन और भारत में, कोई टेलीग्राम और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। तो भाई इसको पावरफुल बनाना जरूरी है, 81 तक ऐसा महसूस हुआ। तो ये अमेंडिंग एक्ट आया। अमेंडिंग एक्ट, एक एक एक्ट में बहुत सारे प्रोविज़न होते हैं। ये जो सारे प्रोविज़न हैं एक्ट के ऊपर, एक यशपाल एवं ग्रोवर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ओवरऑल मॉडर्न इंडिया पर किताब है। बट उसका जो सबसे बढ़िया जो एस्पेक्ट है वो एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो उसको मतलब एक पॉपुलर है, उसको बेस के तौर पे लिया जाता है ना। तो उसी पे बेसिस पे सारे प्रोविज़न मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर मैं सोर्स अपने क्लियर रखता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ, किताबी सोर्स, ताकि दोबारा आपको कुछ पढ़ना भी हो तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। संशोधनात्मक अधिनियम हो गया, बात अभी भी नहीं बनी, समस्या बनी हुई है, वॉर वगैरह चल रहे हैं। जैसे मैसूर वॉर था, आपको याद होगा, दूसरा मैसूर वॉर 80 से 84, पहला मराठा युद्ध। कंपनी को फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी, कंपनी ने फिर डिमांड किया हमें और पैसे चाहिए। तो भाई पहली बार में परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कंट्रोल हो नहीं पाई पहले अधिनियम से और कई सारी समस्याएं बनी रही। तो फिर दूसरा अधिनियम पारित किया गया 73 का। लिखें आप, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। का पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। पिट्स इंडिया एक्ट जो है, यहाँ पे लिख ले आप जरा पृष्ठभूमि एक बार फिर से। लिखें, ब्रिटिश सरकार ने, इसमें पहला पॉइंट लिखें, ब्रिटिश सरकार ने जिन उद्देश्यों से 1773 के अधिनियम को पारित किया, ब्रिटिश सरकार ने जिन उद्देश्यों से 1773 के अधिनियम को पारित किया उसमें विशेष सफलता नहीं मिले। कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध इत्यादि मुद्दों को लेकर तनाव की स्थिति बनी रही। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, कंपनी की गतिविधियों का ब्रिटेन में विरोध जारी था। अभी भी कंपनी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी। क्योंकि जब ये एक्ट हुआ, मराठा वॉर शुरू हो गया, वॉर लगातार चल रहे हैं, तो लैंड रेवेन्यू में भी बहुत कठिनाई होगी।
आप युद्ध में इन्वॉल्व में, करेक्शन में, उस अवधि में नुकसान ज़्यादा होगा, खर्चे अलग होंगे। फिर इन्होंने राशि की डिमांड की। सिचुएशन वही बना हुआ है, पहले राउंड में समस्या का समाधान हुआ नहीं, कंट्रोल सरकार कर नहीं पाई ठीक से, आर्थिक संकट बना हुआ है, प्रबुद्ध वर्गों के द्वारा विरोध जारी है कि भाई इससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। सिचुएशन ऑलमोस्ट वैसा कि वैसा ही बना हुआ है। एक और पॉइंट लिखें, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी मराठे, मैसूर एवं निजाम के साथ युद्ध में संलग्न थी। लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी ब्रिटेन के प्रतिकूल थी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी ब्रिटेन के प्रतिकूल थी। 1783 में 1783 में अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रांस व कुछ अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने ब्रिटेन का विरोध किया था। तो हुआ क्या था कि अमेरिका जैसे स्वतंत्र हुआ, ब्रिटेन में हंगामा हो गया, क्योंकि अमेरिका सबसे लाभदायक उपनिवेश था। वहाँ एक जो सरकार थी वो सरकार भी गिर गई, क्राउन की भी वहाँ आलोचना हुई, कठोर नीति की भी आलोचना हुई, बहुत सारे मुद्दों पर बहस शुरू हो गई। फ्रांस तो था ही, इसके अलावा हॉलैंड, पुर्तगाल और भी यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर के भाई पिछले 150 वर्षों से ब्रिटिश ने नाक में दम कर रखा है, इसको घेरना जरूरी है। ये अकेले अधिकतम मुनाफा ले उड़ रहा है दुनिया का और हमें छोड़ दे रहा है। कुछ वैसा भी टकराव था। तो यूरोप में कई मोर्चों पर, अमेरिका में कई मोर्चों पर, भारत में कई मोर्चों पर आर्थिक संकट अलग, ठीक है, आर्थिक संकट अलग और एक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल पहले भी नहीं हो पाया है, प्रबुद्ध लोग वैसे भी आलोचना कर रहे हैं, और भी रिलेटेड घटना वगैरह है, विश्व इतिहास में पढ़ोगे आप। जब कंपनी आर्थिक संकट का सामना कर रही थी तब ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चाय को लेकर सीधे अमेरिका जाएगी। पहले ऐसा होता था कि यहाँ से चीज़ें पहले ब्रिटिश बंदरगाहों पर जाती थी, फिर वहाँ शुल्क वसूला जाता था, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर वहाँ भी शुल्क वसूला जाता था, दोहरे कर होते थे। तो इस दौरान क्या हुआ था कि कंपनी को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा भी एक स्टेप लिया गया था। यानी अमेरिका स्वतंत्र संग्राम से भी भारतीय घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जब यहाँ से की चाय अमेरिका पहुंची तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया किसी कारणवश, वहाँ अपना एक आंदोलन चल रहा था। ये घटना है बोस्टन चाय पार्टी। जिस किसी ने भी कभी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा होगा, कभी भी 10वीं क्लास में भी, 9वीं क्लास में भी, तो बोस्टन टी पार्टी नामक एक घटना बहुत पॉपुलर हुई थी। उसका भी संबंध भारत से ही जुड़ा हुआ था, वो दूसरा कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। तो ये बैकग्राउंड है जब ये 84 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हो रहा है। 1781 में ही ब्रिटेन ने ही मान लिया था कि अमेरिका स्वतंत्र कर लेंगे। जब ब्रिटेन ने माना था, संयोग से उस समय ब्रिटेन का जो नेतृत्व कर रहा था वो कॉर्नवालिस नामक एक सैनिक अधिकारी कर रहा था। तो कॉर्नवालिस ने परिस्थितियों को समझा, आखिर क्या कारण था कि अमेरिका क्यों अलग हुआ। एक एनालिसिस पूरा हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उसकी पूरी एनालिसिस की। उन अनुभवों को ध्यान में रखता हुआ, भाई अमेरिका तो हाथ से निकल चुका है, ब्रिटेन में बदलाव हो रहे हैं, उपनिवेश की ज़रूरत है, भारत पे भी नया नया नियंत्रण होना शुरू हुआ था। तो ऐसा ना हो कि भारत में भी समस्या जो है पैदा हो जाए, भारत हाथ से निकल जाए। इसलिए ज़रूरी है कि उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए
अपनी उस पकड़ को मजबूत बना जाए। तो इन सब बैकग्राउंड में ये तय किया गया, ये अधिनियम पारित किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो बैकग्राउंड हो गया। अब आप लिखो प्रावधान। अब आप लिखो प्रावधान। ब्रिटेन में 6 सदस्यीय, पहला लिखो, ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसके 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इस अधिनियम में एक बड़ा बदलाव क्या हुआ कि 6 सदस्यीय बोर्ड बनाई गई ब्रिटेन के अंदर। इसमें 2 सदस्य ब्रिटेन मंत्रिमंडल के सदस्य थे। लिखिए वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री। वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री। तथा 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। प्रीवी काउंसिल के सदस्य। प्रीवी काउंसिल भी ब्रिटेन में एक संस्था थी जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स होते थे क्राउन के द्वारा, कुछ और भी लोग होते थे। उसकी जो हेड होती थी वो क्राउन करती थी। वहाँ के जो वहाँ के सम्राट होते थे वो इसको हेड करते थे। उपनिवेशकों से जुड़े हुए जितने भी विवाद होते थे, न्यायिक विवाद, जैसे होता है ना कि अपील की अंतिम अदालत भारत में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही उपनिवेशों से जुड़े हुए मसलों को निपटाने में प्रिवी काउंसिल की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसी भी उपनिवेश, दक्षिण अफ्रीका, केनिया, बॉम्बे, जहाँ जहाँ अंग्रेजों के उपनिवेश से कोई भी मामला जाएगा वो प्रिवी काउंसिल के पास जाएंगे। तो 2 मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे और 4 मेंबर प्रिवी काउंसिल के मेंबर थे। इसी में लिखो विदेश मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया। विदेश मंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। विदेश मंत्री, वित्त मंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। ये पहला बड़ा बदलाव हुआ। इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना हुआ। इसका महत्व क्या था कि ये कंपनी को निर्देश देगी कि भारत में क्या करना है। 73 तक क्या था कि कंपनी को जो है अपने मन से काम करती थी। अब ये कंपनी के निर्देश देगी। कंपनी को जो है लंदन में कहेंगे, फिर ये डायरेक्शन देगा भारत में कि सरकार ऐसा चाहती है। तो कुल मिलाकर भारत में कंपनी जो भी करती थी बेसिकली सरकार ही उसको एक तरीके से रेगुलेट करती थी। तो ब्रिटिश सरकार का इन्वॉल्व था वया इनके माध्यम से। अगला पॉइंट लिखें। लिखिए भारत संबंधी सैनिक एवं असैनिक गतिविधियों के संदर्भ में कंपनी को निर्देश जारी करने का इसे अधिकार दिया गया। निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया। ब्रैकेट में लिख लो 3 डायरेक्टरों, टोटल 24 डायरेक्टर होते थे। कंपनी के टोटल 24 डायरेक्टर थे। संख्या बढ़ती घटती रहेगी। ब्रैकेट में लिख लेना 3 डायरेक्टरों की गुप्त समिति
गुप्त समिति के माध्यम से निर्देश जारी किए जाते थे। गुप्त समिति के माध्यम से निर्देश जारी किए जाते थे। निर्देश जारी किए जाते थे, है ना। 3 लोगों की टीम बनाई जाती थी, वो उसको निर्देश देंगे, बाकी वो सबको सूचित करेंगे, वो भारत तक पहुंचाया जाएगा। तो ये पहला बड़ा बदलाव हो गया, यानी अब कंपनी के अधिकारों में साफ साफ कटौती दिखेगी आपको। मैंने कहा था 1858 तक प्रत्येक अधिनियम में कुछ पहलू ब्रिटिश सरकार और कंपनी के मिलेंगे आपको, ठीक है। कुछ कंपनी के संविधान के मिलेंगे आपको और कुछ भारत के मिलेंगे आपको। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा रखना है आपके पास। ये फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, क्या क्या बदलाव हो रहा है। कॉन्सेप्ट रहने से भी बहुत हेल्प मिलता है कि अच्छा वहाँ कंपनी के संविधान में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार क्या हुआ, भारत में संवैधानिक विकास में क्या हुआ, ठीक है। तो बार बार इसको बैठाए रखिएगा, क्योंकि अंतिम समय में आइडिया ही रह जाता है, कुछ तथ्य रह जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो भारत में व्यापार एवं नियुक्ति संबंधी एकाधिकार बना रहा। एकाधिकार बना रहा। कंपनी का जो एकाधिकार था वो बना रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर बहुत दे दिया गया है, लेकिन कंपनी ने कहा कि भाई ये मामले में आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये मेरा मोनोपोली होगा। कंपनी के दावा ये होता था कि 1600 से भारत में संघर्ष कर रही है वो, और अब जब मौका मिला कि भारत में कुछ मुनाफा कमाने का, तो सरकार उसमें इंटरफेयर कर रही है। तो कंपनी अपने पुराने मेहनत के आधार पर क्लेम करती थी कि भाई हमने इतना त्याग किया है, संघर्ष किया है। जिसको मन में आया, कंपनी जहाँ भी जाती थी, कोई भी सूबेदार, जमींदार, ठेकेदार, उस समय कोई भी शासक, उस समय 2-4 उनको निर्देश मिल जाते थे, डांट मिल जाते थे, कोई पिटाई कर देता था, है ना। कारखाने बंद हो जाते थे, लूटपाट हो जाती थी। करीब 150 वर्षों का स्ट्रगल रहा है कंपनी का भारत में, तब जा करके वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना पाई है भारत में, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन था, ये भी बना रहेगा। अगला पॉइंट लिखें आप। लिखिए भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए गवर्नर जनरल परिषद में एक सदस्य की संख्या कम की गई। गवर्नर जनरल परिषद में एक सदस्य की संख्या कम की गई। एक सदस्य की संख्या कम की गई। ब्रैकेट में कर लो 1+3। पहले 1+4 था, अब 1+3। तथा गवर्नर जनरल, इसी में लिखें, तथा गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार बना रहा। निर्णायक मत देने का अधिकार बना रहा। निर्णायक मत देने का अधिकार बना रहा, ठीक है। अब जैसे 4 हो गए, मान लो 2-2 बराबर भी हो गया, तो गवर्नर अपने स्पेशल पावर को यूज करके अपनी बात मनवा सकता है। 5 में क्या था, पहले 3 विरोध में से ही शुरू से अंत तक विरोध में रहेंगे। वॉरेन हेस्टिंग बहुत परेशान था जब तक वो यहाँ रहा। ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे, केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, ठीक है। केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। अब चूंकि गवर्नर को पावरफुल बनाया जा रहा है,
अब ये ठीक थोड़ा चलेगा तो 2-3 बाद स्पष्ट के बाद और अधिकार दे दिए जाएंगे गवर्नर को। ठीक है, तो केंद्रीय संस्था को मजबूत बनाने की कवायदत है ताकि मजबूती से भारत पर नियंत्रण बना रहे। पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए गलतियों को करेक्ट किया जा रहा है। अगला पॉइंट लिखें। नेक्स्ट लिखो, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध राजस्व तथा कूटनीति के मामले में गवर्नर जनरल परिषद के अधीन किया गया। तो ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया, पहले बार क्लियर नहीं किया गया था बात मानने के लिए। तो हमने क्या बताया, आपस में लड़ गए, तो यहाँ पे भी लड़ाई हो गई थी 1+3 में भी, इसको भी करेक्ट किया गया, इसको भी करेक्ट किया गया कि आपको यहाँ यहाँ इन मुद्दों पर बात माननी है। किसी भारतीय राज्य से आप संधि नहीं करेंगे, रेवेन्यू के मामले में आपको रिपोर्ट यहाँ करनी नहीं होगी। तो वॉर, डिप्लोमेसी एंड रेवेन्यू, तो यानी सेंटर को और पावरफुल बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की गई कि भारत में विस्तार ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य नहीं है। तो ये 84 के अधिनियम के मेन प्रोविजन हो गए आपके। यदि हम सकारात्मक पहलू की बात करें, लिख लें आप सकारात्मक एस्पेक्ट। लिखो, संसदीय अधिनियम के माध्यम से भारत पर प्रशासन की प्रक्रिया जारी रही, की प्रक्रिया बनी रही। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यानी संसद के द्वारा शासन की प्रक्रिया बनी रही। कॉमन से पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स होते हैं बस बात को बढ़ाया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, उसी तरह की पॉइंट्स हैं ये। अगला पॉइंट्स लिखो, 1773 के अधिनियम से संबंधित 1773 के अधिनियम में केंद्रीय कार्यपालिका तथा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अस्पष्टता, लिख लीजिएगा पहले, फिर अस्पष्टता को दूर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, विस्तार न करने संबंधी करनी घोषणा का सैद्धांतिक महत्व था। ठीक है, नकारात्मक पहलू लिखें। अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारत पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को स्थापित करना था। और उसमें सफलता भी मिली।
और उसमें सफलता भी मिली क्योंकि सरकार के निर्देश के अनुसार काम करना था इनको। अगला पॉइंट लिखें केंद्रीय कार्यपालिका तथा प्रांतों के साथ संबंधों की स्पष्टता। केंद्रीय कार्यपालिका तथा प्रांतों के साथ संबंधों की अस्पष्टता संबंधी सुधार का उद्देश्य भारत पर नियंत्रण को मजबूत बनाना था। यानी वो जो कार्यपालिका वगैरह का विकास हो रहा है, इसलिए हमें नहीं कि हमें संविधान दिए जा रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है कि वो अपनी कमियों को दूर करे ताकि भारत में प्रभावी तरीके से शासन कर सकें। वो एक पक्ष है कि विकास हुआ, बट उसका एक कॉलोनियल पक्ष भी है, उसका एक औपनिवेशिक पक्ष भी है। वो उनके फायदे के लिए हो रहा है विकास, वो अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं उससे। वो एक और पॉइंट लिखें 1784 के अधिनियम के पश्चात भी 1784 के अधिनियम के पश्चात भी विस्तार की प्रक्रिया जारी रही। वास्तव में विस्तार न करने संबंधी घोषणा का तात्कालिक महत्व यह था कि प्राप्त क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। प्राप्त क्षेत्रों को सुदृढ़, कंसोलिडेट, ठीक है, प्राप्त क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जाए। ये अंग्रेजों की नीति भी थी पूरे 100 वर्षों में। विस्तार करना है, फिर क्षेत्रों को मजबूती से पकड़ बनाना है, फिर विस्तार करना है, फिर पकड़ बनानी है, ठीक है। तो एक्सपेंशन कंसोलिडेशन यही पॉलिसी रही है उनकी। तो जैसे क्लाइव से लेकर के वॉरेन हेस्टिंग तक जो सबसे ज़्यादा काम हुआ वो विस्तार पर काम हुआ। राजनीतिक शक्ति के तौर पर लगातार कोई ना कोई युद्ध होता रहा। उसके बाद जब कॉर्नवालिस आएगा 86 से 93, जो 86 उनका कॉर्नवालिस का कार्यकाल है, उस अवधि में तृतीय मैसूर युद्ध जरूर होगा, लेकिन कॉर्नवालिस मैक्सिमम रिफॉर्म जो है प्रशासन के क्षेत्र में करेगा ताकि जो भी क्षेत्र आ गया है उस पर पकड़ मजबूत हो जाए। चाहे पुलिस की बात की जाए, सिविल सेवा की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देखोगे जो पहला बड़ा बदलाव होगा कॉर्नवालिस के समय में होगा। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये भी जैसे इसका एक क्रिटिसिज्म है। तो 84 का अधिनियम भी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे, लिखो 1784 के अधिनियम के साथ भारतीय प्रशासन के संबंध में जो ढांचा निर्मित हुआ वो थोड़े बहुत संशोधनों के साथ संशोधनों के साथ 1858 तक जारी रहा। जैसे एक स्टेटमेंट है, जो सिस्टम बन गया यही सिस्टम आने वाले अधिनियम में थोड़े बहुत चेंज होंगे। यहाँ से माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को कंट्रोल कर लिया और एक सिस्टम बन गया वहाँ आपका कि भाई मुझे अब कंपनी से रिलेशन कैसे रखने हैं। ग्रेजुअली कंपनी के अधिकार कम होते चले जाएंगे प्रत्येक एक्ट के साथ, ठीक है। तो वो शुरू के जितने भी अधिनियम हम पढ़ते हैं ना 1861 तक, उसमें ये जो पहला और 2 अधिनियम है ये ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। फिर एक 1833 का अधिनियम थोड़ा महत्व रखेगा
और तो ओवरऑल जो बाकी अधिनियम में हमें केवल प्रावधानों पे नज़र रखनी है, ठीक है।